अस्सलाम वालेकुम। समीम ने जो वो बोला है कि हम दोनों एडिशन फॉलो करेंगे, तो इस सिलसिले में अब तो जो न्यू एडिशन आई है वो एक तो बायोलॉजी की है फर्स्ट ईयर की, और दूसरी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की है। तो हम जो वो ये करेंगे कि अब इसमें रिव्यू करेंगे टॉपिक्स कौन सी चेंजिंग्स है। अभी मैं 3 चैप्टर्स आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा, तो सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स हैं, उनको आप देख लीजिएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की भी नीड नहीं है। ठीक है, 70 to 80% कॉपी पेस्ट है, वैसा ही भी वर्ड टू वर्ड। बाकी कुछ चेंजिंग्स उन्होंने ऐड की हैं, वो पीटीबी को फॉलो किया उन्होंने और पीटीबी की लाइन्स उठा के यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं पहला हम चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो आपके सिलेबस का टॉपिक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में एज इट इज़ ओल्ड केमिस्ट्री का है। ठीक है, इसमें कुछ भी उन्होंने न्यू चीज़ ऐड नहीं की इंट्रोडक्शन में। ठीक है, हाँ उसमें ये है कि एक लिंकेज इसके नाम है, वो आप नोट कर लीजिएगा। ये एक थोड़ा टेबल इम्पोर्टेंट भी है और ये चेंजिंग भी है कुछ। ठीक है, तो ये आप लिंकेजेस के नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये कंपोजिशन सेम है सारी, सिंथेसिस और जो हाइड्रोलाइसिस है या जो भी कंडेंसेशन है, तो वो सारी एज इट इज़ ओल्ड एस की दी गई है। और यहाँ पे उन्होंने वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें बयान की, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, तो वो भी तकरीबन सेम ही है। इसमें सिर्फ एक जो कॉसेव फोर्सेस का जिक्र है, तो ये टॉपिक आपने लाजमी पढ़ना है, कॉसेव फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एंड ये एक अध्ययन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अध्ययन, तो ये भी टॉपिक आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी स्पेसिफिक हीट, वेपोराइजेशन, ये सारे सेम है। और इसमें ये एक चेंजिंग है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप पढ़ना, ये आपके ओल्ड एस में नहीं है। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक आप नोट करते जाएं या आप हाईलाइट करते जाएं, टिक करते जाएं चीज़ें। टॉपिक हैं वो आप टॉपिक के कॉपी पे लिख लें, जो पॉइंट्स हैं उनको आप एज ए पॉइंट नोट कर दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, कुछ ही चीज़ें सिर्फ आप बस नोट कर दें, उनको एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। बाकी ये जो एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये आपको पता ही होगा, अगर ये तो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी एक चेंजिंग है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट बाकी तकरीबन सारा सेम लिखा हुआ है इसमें, सिर्फ ये कुछ एक लाइन एडिशनल है कि आयु पेक के मुताबिक जो कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन करते हैं वो एज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें ये एक चीज़ भी है कि मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो प्लांट है, क्योंकि वो सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। जैसे शुगर हो गई तो ग्लूकोज हो गया, वो सिंथेसाइज करते हैं। और इसमें ये भी, इसमें सेक्राइड, इसको सेक्राइड और सेक्रम भी कहते हैं। ठीक है, सेक्रम का जिक्र नहीं होगा एस में, बाकी हर चीज़ सेम है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही चेंजिंग है, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, वैसे ही भी आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो बस यही है। और यहाँ पे एक जो वो इन्होंने कहा है कि ग्लाइसरोज एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायल्स हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। और ये जो है हेक्सोज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट शुगर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हेक्सोज मोस्ट इम्पोर्टेंट शुगर है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे हेक्सोज, एक तो ये अल्डो हेक्सोज है। ठीक है, वो दूसरा जो जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, दूसरा जो वो कीटो हेक्सोज है, जैसे कि फ्रक्टोज हो गया, सोर्बोज हो गया या साइकोज हो गया। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, इसमें जो है वो ओलिगोसेक्राइड्स में इसमें डाइसेक्राइड का जिक्र है, आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एक तो या तो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, और ये फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप की वजह से ये बनते हैं। तो इसके एग्जांपल माल्टोज, लैक्टोज हैं, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि सक्रोज हो गया या रिफाइनोज हो गया। तो ये एग्जांपल की भी एक्सेप्शन है, ये ओल्ड एस में जिक्र नहीं है इसका। और नीचे ये जो पैरा है इसको भी आपने पूरा पढ़ना, ये भी एक एक्सक्लूजन है जो ओल्ड एस में नहीं है। उसके बाद स्टार्च में जो वो अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज से रिलेटेड इनकी सॉल्युबिलिटी और इनका आयोडीन के साथ क्या रिएक्शन होता है, उनकी डिटेल्स दी गई, ये पीटीबी में लिखे हुए हैं, लेकिन ये न्यू एडिशन ऑफ एसटीबी में ऐड कर दिए इन्होंने, तो ये भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद ग्लाइकोजीन जो बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, इनमें होता है, और ये आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं देता, ये भी पॉइंट एडिशनल पॉइंट है न्यू एडिशन में।
नीचे जो सेल्यूलोज का जिक्र है, सेल्यूलोज कोई कलर नहीं देता आयोडीन के साथ, और सॉरी ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर देता है। उसके बाद जो वो काइटिन काइटिन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया ओल्ड एसटीबी में, इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, ये भी आपने लाजमी पढ़ना है। स्टीरियो आइसोमर कार्बोहाइड्रेट में क्या इनका बिहेवियर होता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड शुगर, ये भी चीज़ें बयान कर गई हैं जो कि ऑलरेडी पीटीबी में ऐड हैं, लेकिन ये न्यू एडिशन ऑफ एसटीबी में ऐड नहीं है, तो इसको भी आपने पढ़ना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें। बाकी प्रोटीन एज इट इज़ जो भी ओल्ड एसटीबी में वो है वही दिया गया है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर वगैरह, पेप्टाइड लिंकेज, ये सारा जो है वो ओल्ड एसटीबी के अकॉर्डिंग एज इट इज़ काफ़ी पेस्टेड है। बाकी जो वो इनकी फार्मेशन ब्रेकडाउन सारी चीज़ें ये जो है ओल्ड एसटीबी की हैं। हाँ, इसमें एक एडिशनल चीज़ ये है कि इनमें इन्होंने पेप्टोन और पेप्टाइड की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, तो इसको आपने समझना है, इसकी इनकी डेफिनेशन में फ़र्क है, तो ये चीज़ें आपने दो नोट कर देनी है। उसके बाद आप आ जाएँ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। इसमें ये है कि कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और इनमें चेंज कितनी होती है, ये कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और इसमें अगर कोई चेंजिंग आ जाए, कोई वेरिएंट आ जाए तो उसका क्या रीज़न होगा, कौन सी डिजीज़ होगी और कैसे कोडान जो है वो रिप्लेस होगा, तो ये भी चीज़ एडिशनल है इस न्यू एडिशन में। नीचे जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये पीटीबी की एज इट इज़ कॉपी पेस्टेड जो पेज है, तो ये हमारे ओल्ड एसटीबी में नहीं है, ये आपको लाजमी पढ़ना है यहाँ पे। लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, ये भी आपने पढ़ने लाजमी। लिपिड्स में एज इट इज़ कॉपी पेस्टेड है ओल्ड एसटीबी का, इसमें कुछ ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फास्फोलिपिड्स में जो वो एक कोलिन का जिक्र है, और इसमें जो इसके फंक्शंस नीचे दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ओल्ड एस में नहीं है। और इसमें इस फंक्शंस में रेगुलेशन ऑफ सेल परमेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड कंपाउंड में डिपेंड करती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद वैक्सीज में इनकी डेफिनेशन ये ओल्ड एस में क्लियरली मेंशन नहीं है, ये भी याद रखनी है। वैक्सीज के दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कौन से आते हैं, पेट्रोलियम पॉली इथाइलिन और बीज वैक्स, कीटन, ये सारे नेचुरल होते हैं। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वैक्सीज को क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन है, एग्जांपल स्पर्म व्हेल। बाकी जो वो इसका इसके यूजेस जो एज ए लुब्रिकेंट तौर पे यूज़ होते हैं, ये भी इन्होंने जिक्र किया हुआ है। बाकी टर्पिनॉइड में कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ इन्होंने एग्जांपल में एक प्रोस्टाग्लैंडिन ऐड किया है, और इसको डिटेल में भी इन्होंने जिक्र किया है नीचे। स्टीरॉयड में एक पॉइंट एडिशनल है, बाकी में सारा सेम ही है कि रेडिकल जो ग्रुप अटैच होगा साइड चेन्स के साथ, वही डिस्टिंग्विश करेगा एक स्टीरॉयड को दूसरे स्टीरॉयड से। नीचे जो कैरोटीनॉइड्स, ये एज इट इज एसटीबी की ही ओल्ड एसटीबी की ही तरह है, लेकिन इसमें एक पॉलीटर्पिन से इसमें डेफिनेशन दी गई है, तो ये पॉइंट आपने याद रखें कि ये पॉलीटर्पिन्स होते हैं, और एग्जांपल्स हैं इनकी क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम्स। बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मैंने आपको बताया था कि एक एडिशनल इसमें टॉपिक दिया गया है, ये आपने लाजमी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन सिर्फ लिपिड्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन हो तो उनकी हीलिंग वगैरह, या इंजरी हो तो उनकी प्रॉपर हीलिंग करते हैं, तो वहाँ पे उन साइट्स पे ये जाके यूज़ होते हैं। तो इसमें सारे इसके फंक्शंस, डेफिनेशन, फिजियोलॉजी सारी इसमें मेंशन की गई है। न्यूक्लिक एसिड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना ही मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ये सारे जो है पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। ना ही डीएनए है, सिर्फ आरएनए का है। आरएनए यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ और डिटेल में भी लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ना है, जो कि आपके ओल्ड एसटीबी में जिक्र नहीं है इसका। मैसेंजर आरएनए क्या है, ट्रांसपोर्ट आरएनए क्या है, राइबोसोम आरएनए, इनकी डिटेल्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे ये तो ओल्ड एसटीबी का टॉपिक है, वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चेंजिंग्स हैं, तो आप ये एक बार इसको भी रिवाइज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, सिर्फ ये चैप्टर से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपने। नीचे हम आ जाते हैं, तो इसमें आगे से एंजाइम का जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज है ओल्ड एसटीपी का, वो एज इट इज़ कॉपी पेस्टेड है यहाँ पे इसमें पूरा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम सेम ही लिखा हुआ है, सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, ये एडिशनल टॉपिक है, ये आपने पढ़ना है, और ये पढ़ना ज़रूरी भी है, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि कोफैक्टर, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है।
एज इट एज पीटीपी में जैसे जैसे जिक्र है ना इसका, तो वैसे ही लिखा हुआ है। एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, तो ये ओल्ड एस्टीम क्लियरली चीज़ें मेंशन नहीं है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वगैरह ये बनते हैं, तो ये इसका जिक्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लें। बाकी लॉक एंड की मॉडल या फिस्चर मॉडल ये सारे आपके जो बुक है वो लिस्ट में मेंशन है, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी एक्टिवेशन वैसी लिखी हुई है, और इसमें फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं वो भी वैसे ही लिखी हुई हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आएंगे तो आपको थोड़ा एग्जांपल्स जो है वो ओल्ड एस्टीम नहीं मिलेंगे, इसमें दिए गए हैं। जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल पेनिसिलिन है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्लॉक करता है। और नॉन कॉम्पिटिटिव जो है वो है फीडबैक इनहिबिशन, और ये रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये एक एडिशनल टॉपिक है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये ओल्ड स्ट्रीम में नहीं है, इसको पढ़ना है आपने। बाकी जो है इसकी एंजाइम इनहिबिशन क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपने लाजमी पढ़ना है, एडिशनल टॉपिक है। बाकी ये फीडबैक इनहिबिशन ओल्ड हिस्ट्री का काफ़ी बेस्ट है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन एंजाइम ये आप एक न्यू जो है ना वो टॉपिक है, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आ सकता है मे बी, तो इसको भी देख लें आप, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के तौर पे क्लासिफिकेशन है, ये जो है वो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी। बाकी जो है इसमें सेल का चैप्टर है, सेल में ऐसा चेंजेस नहीं है। पहले तो इसमें जो भी है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम डायरेक्ट सेल वाल से स्टार्ट लेंगे इसका। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोमेट्री ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिलेबस से आप स्टार्ट लें। इसमें यहाँ पे ये फिर आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो बैक्टीरियल फंगल और प्लांट सेल वाल की कंपोजिशन वगैरह का बताया गया है कि उनकी कंपोजिशन क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सारा एस का काफ़ी पेस्टेड है, ओल्ड एस का मिडिल लेवल है, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, सारा कुछ फंक्शंस इनके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तकरीबन काफ़ी पेस्ट है। सिर्फ 2 पॉइंट्स इसमें एडिशनल है, 2-3 पॉइंट्स। एक ये कि इसमें 50% लिपिड होता है, 50% प्रोटीन होती है, 5 to 10% ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज एक सैंडविच मॉडल जो है वो थोड़ा आप देख लीजिए, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी नीचे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया ये एज इट इज़ है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारी आपके ओल्ड एस्टीमेट दी गई, इसको पढ़ने की जरूरत है। हाँ, आप ये पैरा लाजमी पढ़ना, द लिपिड बाय कंट्रोल फ्लूइड इन वेरिएबल टेम्परेचर कंडीशन बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन देम, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लाजमी पढ़ना, आइंस तक, ठीक है। तो ये पैरा इंपॉर्टेंट है बहुत, और इसको समझिएगा भी, और इसमें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये एडिशनल चीज़ है। बाकी जो वो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि सम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आल्सो वर्क एज एंजाइम्स। एटीपी कॉम्प्लेक्स जो पंप होता है, जो एटीपी सिंथेसिस करता है, वो एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ही होता है बेसिकली, ठीक है। ये पॉइंट आप लाजमी याद रखें। बाकी पैसिव ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप पूरा टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। और रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, सेल सर्फेस मार्कर, ये भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक पूरे पढ़ना आप, ठीक है। साइटोप्लाज्म आप थोड़ा ये नाम याद रख लीजिएगा, बाकी तो इसमें साइटोसेल और साइटोजेल, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, ये डेफिनेशन आपने पढ़नी है, न्यू चीज़ें। और केमिकल नेचर एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, ये पूरा टॉपिक आपने पढ़ना है, यहाँ से जहाँ भी खत्म हो तो ये पूरी न्यू चीज़ है, ठीक है, ये यहाँ तक। बाकी जो साइटोप्लाज्म आरएनए तकरीबन सारी सेम चीज़ें। अच्छा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिलेटेड एक एडिशनल पॉइंट है, वो ये है कि जो स्केलेटल मसल होता है उसमें हम एक ही टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता स्केलेटल मसल फाइबर सेल में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। ये रफ एज इट लिखा है, थोड़ा स्मूथ को आपने पढ़ना है, ये थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा पैरा पढ़ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला। बाकी राइबोसोम आरएनए ये आप पूरा टॉपिक काइंडली पढ़ लेना, क्योंकि राइबोसोम में बहुत अच्छे से और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ऐड की गई हैं, ये आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके नीचे आ जाएँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, एक आपने नाम याद रखना है, बाकी तो सारा एज इट इज़ काफ़ी वेस्टेड है। जस्ट इनके ये चीज़ें लाइसोसोम, ग्लाइकोसोम, ग्लाइकोसोम ये भी गोल्गी से बनते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। दूसरी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये चीज़ें भी याद रखें, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप भले रुक रुक कर पॉइंट नोटिंग करते जाइए, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और लाइसोसोम्स तो बिल्कुल वैसे ही लिखा है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और ये आइडोसोम, फेजोसोम एंड ऑटोफेजोसोम, ये इनके टाइप है लाइसोसोम के। अगर ये एंडोसाइटोसिस करवाते हैं
तो ये एंडोसोम्स कहलाते हैं, फेगोसाइटोसिस से कहलाते हैं तो फेगोसोम कहलाते हैं, ऑटोफेगोसिस से कहलाते हैं तो फेगोसाइटोसिस। और एपोप्टोसिस इसका भी जिक्र है इसमें, सुसाइडल से कार्डियोलाइसिस वगैरह ये भी जिक्र है इसमें। बाकी ये ट्रिसेप्टम्स प्रॉब्लम ये तो आपका ओल्ड एज में एज का पिछले सारा का सारा पैरा, ठीक है। पर ऑक्सीजन आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ग्लाई ऑक्सीजन आपको प्रेशर तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने पूरा पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तो आपके एमसीक्यू लाजमी आएंगे, ये पूरा आपने पढ़ना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी आप काइंडली इसमें पूरा पढ़ लें, इसमें बहुत अच्छे से जिक्र है और आप इसमें पढ़ लीजिएगा, कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट है ना, ये इट इज़ ए ओल्ड टीबी की है, अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साइटोस्केलेटन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपने। और पीएमडीसी सिलेबस के हिसाब से हम देखेंगे, ओबियसली हम एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है। सेंट्रल आप वहाँ से देखें या यहाँ से देखें, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको आपने लाजमी देखना है, ये आ सकता है, ठीक है। एक ही बात इसमें व्हीकल वैसे ही लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें, न्यू चीज़ नहीं है इसमें। न्यूक्लियस भी वैसे ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, बस ये आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक पॉइंट ऐड है न्यूक्लियर पोरिंग की, कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जो न्यूक्लियर पोर्स पे प्रेजेंट होती है, जो आरएनए वगैरह जो ग्राफिक्स बनते हैं उनकी सिंथेसिस करते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म से बाहर जाते हैं, तो ये प्रोटीन में उनको हेल्प करती है, ठीक है। न्यूक्लियर प्लाज्म ये आप पूरा पढ़ना काइंडली, इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसका मिक्स किसका मिक्सचर है, कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, डेफिनेशन क्या है। न्यूक्लियस तो वैसे ही लिखा हुआ है, राइबोसोम इनके सॉरी क्रोमोसोम के टाइप वगैरह सारे वैसे ही काफी पेस्टेड हैं इसमें, ठीक है। और ये चार्ट वैसे ही आपका ओल्ड लिस्ट में दिया गया है। ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बाकी 2-3 चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे, बायोएनर्जेटिक्स की नैनी मिली है, वो मैं आपको रिव्यू बता दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में आप हमें फीडबैक दे दीजिएगा ताकि मुझे पता चले, और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा, ठीक है। और बेल आइकन को लाजमी दबाना ताकि आपको पता चले कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जल्दी से उसको देख लें। आपके पास टाइम बहुत कम है। थैंक यू।